सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है अजय भटनागर। ये हैं दिल्ली से। ये कुंडली आई है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। बड़ी गंभीर बात है और ध्यान से समझिएगा। संस्कारों को जो लोग कहते हैं ना कि संस्कारों की आवश्यकता क्यों है, उनको ये बात समझनी चाहिए। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में संस्कारों की आवश्यकता पे जोर इसलिए दिया है क्योंकि ये जो संस्कार होते हैं, मौजी बंधन संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है, गर्भाधान से लेकर के अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, मौजी बंधन जिसे उपनयन भी कहते हैं, इन सभी संस्कारों का अर्थ ये होता है और इन सभी संस्कारों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इन संस्कारों के द्वारा और इन संस्कारों के से युक्त हो जाने पे उस गर्भ को जो दोष लगता है उससे उसकी मुक्ति मिलती है, उसके पापों का प्रक्षालन होता है। अब बात करें कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसने कौन सा पाप किया है कि उसके पापों का प्रक्षालन होगा, तो प्रश्न ये उठता है कि उसने कोई पाप भले ना किए हों, पर वो जितने समय तक अपने उस गंदे क्षेत्र माता के गर्भ में रहता है, वो गंदे क्षेत्र में जब तक वो रहता है तो वो उससे दूषित होता है, उससे वो दूषित होता है। और ठीक उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? पिता के वीर्य के पात का दोष उसको लगता है। पिता के वीर्य के पात का दोष उसे लगता है। पैतृक, जिसे वैजिक दोष कहते हैं, गार्भिक दोष और वैजिक दोष। गार्भिक दोष उसे कहते हैं जो माता का जो क्षेत्र होता है, गर्भ क्षेत्र, वो उसमें रहने के कारण उससे उसको दोष लगता है, उससे वो दूषित होता है। इस पाप के प्रक्षालन के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। आप गौर से समझें तो मैंने अपने संस्कार वाले कार्यक्रम में इस बात पे चर्चा की थी कि उसे शहद चटाया जाता है ताकि उसके शरीर, चांदी के चम्मच से उसे शहद चटाया जाता है या सोने के तार से, ताकि उसके शरीर के अंदर का जितना मल है वो बाहर निकल सके। ऐसा तो तात्पर्य ये है। और वैजिक दोष जो बीज के द्वारा उत्पन्न दोष है, पिता के वीर्यपात का दोष लगता है ना, पिता के वीर्य के स्खलन का दोष उस व्यक्ति को लगता है जो उसमें गर्भ में जाता है। उन्हीं सभी प्रकार के दोषों से, अब इसे दोष आप दोनों तरीके से कहें पर मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, पर गार्भिक दोष लगता है माता के गर्भ के कारण और वैजिक दोष लगता है पिता के वीर्य के कारण। इसीलिए इन संस्कारों की आवश्यकता होती है भगवान। और बाकी आपको संस्कारों से जो च्युत किया गया है, और किसी किसी को तो जानकारी भी नहीं है। आजकल के लोगों में जब मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, पूछता हूँ तो कहते हैं, मैं पूछता हूँ यज्ञोपवीत पहनते हैं, तो बोलते हैं यज्ञोपवीत क्या होता है। मैंने कहा जनेऊ पहनते हैं, नहीं पंडित जी ये क्या होता है बताओ। सनातन धर्म में जन्म लिए हैं और यज्ञोपवीत जैसे उत्तम अति उत्तम संस्कार को नहीं जानते, जिसके बिना व्यक्ति का जन्म ही नहीं होता है। वो किसी भी तरीके से अपने जीवन में सिर्फ गधे की तरह मेहनत करता हुआ एक मूक प्राणी हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। वो जब तक कमाएगा तब तक खाएगा, बस वैसे ही गति हो जाती है। तो ये बात है संस्कारों की उपयोगिता की। अब आइए आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। ये कार्यक्रम 2 हिस्सों में जाता है। ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा है। इसी कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा आज के शाम के 8 बजे के कार्यक्रम में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से परिचय कराता हूँ। विक्रम संवत 2026, शक संवत 1891, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम रुधिरादगिर संवत्सर है। और इस संवत्सर में जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति को कर्मठ बनाता है, कर्मठ बनाता है। और उससे भी ज्यादा कि वो निरंतर ही अपने शरीर से भले न चले पर दिमाग से चलता रहता है। दिमाग उसका कभी भी सुसुप्त नहीं होता, कभी भी वो एकदम स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर के यात्रा में रहता है। इनका जन्म हुआ उत्तरायण, वसंत ऋतु के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा। अगर आप लोग मेरा कार्यक्रम रोज देखते हैं तो मैंने ये बात बहुत पहले भी और बहुत बार कही है, हर कार्यक्रम में कही है मैंने कि शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। यहाँ व्यक्ति की मानसिक अवस्था, व्यक्ति की मानसिक स्थिति, व्यक्ति के भावनात्मक जो मजबूती की बात है और व्यक्ति का जो
निर्णय लेने की जो क्षमता है व्यक्ति के अंदर, ये सब बड़े ही स्थिर और व्यवस्थित होते हैं। इनके निर्णय गलत ना हो और ये प्रभावित करने वाले होते हैं। अपने काम को लेकर के हमेशा ही तवज्जो में रखने वाले काम को, और कभी भी किसी नुकसान की बात से ही डर जाने की वाले होते हैं। इनका जन्म मंगलवार को हुआ है, इस वजह से तीव्रता रहती है कामों में। और शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को धनवान बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य में उत्तम स्वास्थ्य देते हैं। शोभन योग पुनर्वसु नक्षत्र, इसका प्रभाव व्यक्ति गंभीर और थुलथुले शरीर का होता है, पर लंबाई लिए हुए बदन का होता है। शोभन योग में जन्मे होने से देखने से ही बड़ा भव्य लगता है और बड़ी सुंदर काया का मालिक होता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण दाम्पत्य अच्छा रहे, विवाह बहुत अच्छा चले, पर किसी न किसी एक चीज की ऐसी कमी होती है जिस कमी पे जब भी उसका ध्यान जाता है तो मन उसका उदास हो जाता है। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कोई ना कोई ऐसी कसक दिमाग में रहती है, हृदय में रहती है, जिसके कारण उसे कमजोरी का एहसास होता है और उसे कई बार लगता है कि सारी चीज़ें हैं पर मेरे पास ये चीज़ बस नहीं है। ऐसी कोई एक चीज़ ज़रूर ही, चाहे वो संपत्ति को हो, चाहे वो संतान को हो, चाहे माता पिता से संबंधित हो, चाहे भाई बहन से लेकर किसी भी तरीके से एक ऐसी समस्या जरूर रहती है जो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ती है। ये इनकी कुंडली में पंचांग की बात है। इस पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति शुद्ध है, सात्विक है, चिरायु है, गंभीर है, चिंतन करने वाला है और स्वभावगत लोभी नहीं है। अपने फायदे की बात अवश्य करता है पर उसे लालची नहीं कहेंगे। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में समरसता का भाव है, रिश्तेदारों की पूछ रखने वाला और हमेशा ही उनके बारे में विचार करने वाला होता है। कभी भी वो एकाकी नहीं रहता और हमेशा लोगों से घिरा हुआ पसंद करता है। आमतौर पे भाग दौड़ के जीवन को पूरा करने के लिए भले ही वो कई बार इस चीज को आगे बढ़ा दे, पर ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। पहले ग्रह स्पष्टीकरण कर देता हूं। जैसे लग्न कर्क राशि का बना है, लग्न में ही लग्नेश पुनर्वसु नक्षत्र में और गुरु से केंद्र में। लग्न 10 डिग्री 26 कला का, इसे कुमारावस्था का लग्न कहेंगे। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है, जो इस कुंडली में शनि मारकेश होते हैं। इस कुंडली के लिए मारक ग्रह के रूप में कर्क लग्न की कुंडली के लिए सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण प्रथमतया प्रधान मारकेश के रूप में शनि होते हैं। इसका अर्थ होगा कि शनि की दशा जातक के जीवन को परेशान करने वाली आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और साथ ही साथ स्वास्थ्य से भी संबंधित समस्या शारीरिक रूप से कष्ट दे सकते हैं। द्वितीय मारक के रूप में इस कुंडली में बनते हैं सूर्य। हालांकि इस कुंडली के लिए सूर्य सहायक मारकेश के रूप में उपस्थित होते हैं और साहचर्य के नियम के आधार पर वो पापक ग्रह या मारकेश के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। सूर्य इस कुंडली में शुक्र के संग बैठे हैं और गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। साथ ही साथ गुरु स्वाति नक्षत्र में और वो स्वाति नक्षत्र के अधिपति राहु उन्हें देख रहे हैं। मतलब गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि। इस कुंडली के लिए पापक ग्रह के रूप में गुरु भी जाने जाते हैं क्योंकि वो 6वें भाव के भी अधिपति होते हैं। तो गुरु पापक ग्रह होकर के चतुर्थ में बैठे, इस वजह से कई बार माता को रुग्ण बनाते हैं। उस पर राहु की दृष्टि भी माता को रोगी काया का बना देती है और व्यक्ति का मन परेशान रहता है। और उनका वो गुरु जो केंद्र में 4थे भाव में बैठ करके उनके दिमाग को अशांत करने का कई बार कारण भी बनता है। पर वो 6वें भाव के अधिपति होने के साथ साथ 9वें भाव के भी अधिपति होकर के बैठे हैं। इस वजह से अब ये जातक महान भाग्यशाली योग बनाएगा, पर माता पिता की सेवा भी करे लेकिन किसी कारणवश उनसे दूर रहने या उनके स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करने का योग बनेगा रोगेश होने के कारण। मंगल पापग्रह होकर के इस कुंडली के लिए चतुर्थ और पंचम और दशम के अधिपति होकर के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में एकमात्र ग्रह मंगल ही राजयोग के ग्रह की भूमिका में होते हैं, राजयोग कारक ग्रह के, बाकी कोई नहीं। अब पूछिए क्यों? क्योंकि गुरु बनते हैं वो जन्म कुंडली में रोगेश भी हो जाते हैं, बुध बनते हैं वो 12वें के भी अधिपति हो जाते हैं, सूर्य बनते हैं वो 3रे धन भाव के अधिपति होकर के मारकेश हो जाते हैं। उसके बाद बनते हैं शुक्र जो इस कुंडली के लिए पापी भाव के अधिपति बन जाते हैं। और दूसरी बात, उसके बाद मंगल बचे तो मंगल, लग्नेश चंद्रमा और दूसरे स्थान पे मंगल, ये दोनों ही ग्रह का इस कुंडली में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना
आसान हो जाता है। और अगर ये दोनों कमज़ोर होंगे तो निस्संदेह कुंडली को निगेटिविटी मिलती है। ये बात मैंने गुरु की कही। गुरु 11 डिग्री 31 कला के वक्री हैं, शुभग्रह होकर के पापग्रह से दृष्ट हैं और अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं। अब शत्रु ग्रही होकर के वक्री ग्रह बैठेगा तो उसकी शत्रुता और बढ़ेगी, क्योंकि पहले ही वो शुभग्रह होकर के वक्री हुआ है और 11 डिग्री के वक्री हैं, 20 डिग्री से नीचे वक्री हैं। इनका परिणाम पिछले भाव में शिफ्ट करेगा, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को मेहनत भी करनी पड़ेगी। मतलब गुरु की दशा में भी जहाँ जातक सोचेगा कि मुझे गुरु की दशा आ रही है तो कुछ फायदा जरूर होगा, पर मानसिक व्यथा रहेगी, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी और मेहनत करवा करके वो ग्रह देगा, क्योंकि छठवें भाव का अधिपति होकर के तीसरे भाव का भी परिणाम कर रहा है। क्लियर है? ये बात इनकी कुंडली में। लग्न के अधिपति चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली में कहाँ बैठे? लग्न में। 0 डिग्री के हैं, मृतप्रायः, कमजोर, पर गुरु के नक्षत्र में, और वो गुरु जन्म कुंडली में पहले ही शत्रुग्रही, तो शत्रुग्रही बैठे, शत्रु के नक्षत्र में बैठे, भाग्येश के नक्षत्र में है, इस वजह से धार्मिकता, बौद्धिकता और चरित्रहीनता का दोष नहीं लगेगा। मतलब ये दोनों ही चीजें ठीक हैं और चरित्रहीन भी व्यक्ति नहीं होगा। आप इस पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ये कर्क लग्न की कुंडली बहुत ही ज्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल होती है, किसी को भी पकड़ लेगी तो छोड़ने का नाम नहीं लेती। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति इनकी कुंडली में शनि और नीच के शनि के संग बैठे, जिनका नीच भंग मंगल स्वयं अपनी ही राशि में बैठ करके, यहां शनि का प्रधान नीच भंग और सबसे अच्छा नीच भंग हो रहा है। 13 डिग्री के शनि हैं और 13 डिग्री 54 कला के, 11 डिग्री के शनि हैं और 13 डिग्री 54 कला के मंगल हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे शनि और मंगल में जो बात बन रही है, यहाँ शनि का पूर्णतया नीच भंग होगा मंगल के कारण। शनि बैठे हैं अश्विनी नक्षत्र में और मंगल बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में। इस कुंडली के लिए मंगल की दशा में व्यक्ति को लाभ अवश्य प्राप्त होगा और निस्संदेह व्यक्ति की कुंडली में चूंकि शनि और मंगल दशम स्थान में बैठ करके दिग्बली हो जाते हैं, दशम स्थान में पापक ग्रहों का बैठना व्यक्ति को साहसी, जुझारू, व्यवसायिक, व्यापारिक, साथ ही साथ कर्मठ और जितेंद्रिय बना देता है। तो इनकी कुंडली में ये जो भाव बना है दशम स्थान, वो निश्चित रूप से अच्छा बना। इस भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि अच्छी बन रही है। इस भाव का अधिपति यहीं बैठा है। केंद्र में शुक्र की राशि बन रही है, इस वजह से शुक्र को दोष भी लगेगा। और इस कुंडली में तो वो वैसे भी लाभेश होकर के, उच्च के होकर के बैठेंगे तो चतुर्थ और लाभ का परिणाम अवश्य ही करते हैं। एकादशवां भाव त्रिछदाय होता है और उस भाव में शुभ ग्रह की राशि का बनना जितना अच्छा नहीं होता, उससे ज़्यादा अच्छाई पापक ग्रह की राशि और पापक ग्रह के बैठने से हो जाता है। पर एकादशवें भाव के अधिपति के संग सूर्य जैसे ग्रह के बैठने के कारण व्यक्ति का कोई भी काम रुकेगा नहीं और हमेशा ही वो चरित्र के निर्माण में, अपने भाग्य के निर्माण में, अच्छे कार्यों के निर्माण में और सद्गति से अपनी आयु पूरी करना चाहता है। किसी प्रकार के लाग लपेट में नहीं पड़ना चाहता है। कोर्ट केस कचहरी के मामले यानी कि 12वें और 6वें भाव के अधिपति गुरु और बुध इस कुंडली में एक दूसरे को तो नहीं पर एक दूसरे से नवम पंचम में हैं। गुरु ने बुध को देखा है, बुध नीचा विलासी हो रहे हैं। कोशिश करें कि किसी भी प्रकार से कोई कोर्ट केस कचहरी का मामला आपको परेशान न करे। इसका सीधा असर आपके दाम्पत्य और घर परिवार के वातावरण पे पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी भक्ति का मार्ग भी अवरोधित होगा और आपका स्वास्थ्य भी कमज़ोर होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करें तो बुध की दशा और गुरु की दशा के साथ साथ शनि की दशा में, इन तीनों ही दशाओं में, बुध, गुरु और शनि की दशाओं में कानून के किसी पचड़े में न पड़ना पड़े, ऐसा काम करिए कि किसी प्रकार की कोई कानूनी दखलंदाजी आपके जीवन में और आपके काम पे न पड़े। धन भाव के केतु व्यक्ति को अनुभव से धन प्राप्त करने की योग्यता देते हैं। सिंह राशि के केतु बड़े भाई, छोटे भाई, कुटुंबजन, इन लोगों को दुखी बनाते हैं और व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है। उसके कुटुंब भले दुखी हों पर वो सुखी रहता है। और निश्चित रूप से कई बार तो लोग इनको देख करके, इनकी प्रगति को देख करके जलने वालों की एक लंबी फहरिस्त बन जाती है, जो कोई और नहीं आपके अपने ही होते हैं। और सबसे निकटतम इस कुंडली में लग्न 10 डिग्री का बना है, पुष्य नक्षत्र, और ये जो
पुष्य नक्षत्र के जो लग्न के 10 डिग्री का जो प्रभाव होगा, उस नक्षत्र के चरण के अधिपति शुक्र बनेंगे, जो इस कुंडली के लिए चतुर्थ और लाभ के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं। ये अवस्था और ये स्थिति जातक के जीवन में धनवान और ज्ञानवान, बुद्धिमान, नैसर्गिक रूप से हमेशा ही सभी चीज़ों को समझ करके अपने निर्णय लेने वाला और बहुत ही ज़्यादा संसारिक बना देता है। उलझा है वो कई बार संसार में, और यही स्थिति कई बार उसके मोक्ष के मार्ग में कारण बन जाती है। 12वें भाव के अधिपति नीचाभिलाषी राहु के संग बैठे हैं और जन्म कुंडली के 12वें भाव पे गुरु की शत्रु दृष्टि जा रही है। इस वजह से गुरु पहले ही राहु से प्रभावित, 12वां भाव और 12वें भाव के अधिपति राहु से प्रभावित है। उस भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, उल्टे शनि मार्केश होकर के देख रहे हैं। इस वजह से व्यय बिल्कुल नियंत्रित करें, अपने पार्टनर को समझें, उस पार्टनर के साथ संबंध में आपकी कुंडली में पार्टनर भाव का अधिपति नीच का है, और अलग बात है कि उनका नीच भंग हुआ है, पर प्रथमतया तो वो नीच का हुआ है। उससे केंद्र में चंद्रमा, और चंद्रमा लग्न से केंद्र में या लग्न में ही लग्न में बैठे हैं। ये सम संख्या की राशि का अधिपति लग्नेश लग्न में बैठा है, और निस्संदेह अगर देखें तो गुरु से केंद्र में है। यह अपने आप में ही व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा विलक्षण और श्रेष्ठ बनाने की योग्यता रख देता है। आपकी कुंडली में एक बड़ी अच्छी बात है कि बुध अस्त हुए हैं। अच्छी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कुंडली के लिए 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होकर के तीसरे अधिपति होकर के 8वें भाव में बैठे हैं। याद रखिए, जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अधिपति जब 8वें में बैठते हैं तो वो बहुत मेहनत करवा करके तब सफलता देते हैं। अब जातक बैठ करके खाने वाली स्थिति में तो जरूर जाएगा, पर निसंदेह उसको आरंभ में खूब मेहनत करनी पड़ती है और जीरो से शुरू करना पड़ता है खुद को। आपका व्यक्तित्व, आपकी आयु, आपका स्वास्थ्य और आपका चरित्र, ये चारों आपके पक्ष में हमेशा ही रहेंगे। इनको लेकर के कभी कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य भाव के अधिपति शनि मंगल से राहु से प्रभावित हैं, इस वजह से छोटी मोटी बीमारियां होती रहेंगी, कोई बहुत और बड़ी बीमारी का खतरा नहीं है। पर अष्टम भाव के अधिपति, 6वें भाव के अधिपति गुरु को देख रहे हैं। शनि ने गुरु को देखा है, इस वजह से कई बार व्यक्ति को वात जनित समस्या, पेट से संबंधित समस्या और कई बार मूत्र रोग के होने के शंका से घिरा हुआ रहता है। अपने नाभि के नीचे के क्षेत्र को अवश्य ही रेगुलर चेक करें और उसकी जांच अगर हो सके तो कराएं। उस अंग की जांच कराएं जहां से जिसे जननांग कहा जाता है। और कई बार जन्म कुंडली में यहाँ बुध और राहु आपके वात, पित्त और कफ को टोटल जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस कारण से सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि आप वात जनित और कफ जनित बीमारियों से अपने आप को पीड़ित न करें, और जितना ज़्यादा हो सके भोजन में शहद, हल्दी और मांसाहार आदि का बिल्कुल भी सेवन, मतलब शहद और हल्दी का सेवन करें और मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस कुंडली में लग्न के अधिपति लग्न में 0 डिग्री के बैठे हैं, कमज़ोर हैं, उनको बल की आवश्यकता है। भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करें, उनको सफ़ेद पुष्प की माला अर्पित करें, हो सके तो मंदिर कभी कभी धो दिया करें। चतुर्थी का व्रत इस कुंडली के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में लाभ के अधिपति का भाग्य में जाना श्रेष्ठ, क्योंकि लाभेश के संग सूर्य बैठे हैं जो इस कुंडली के धन भाव के अधिपति हैं। धन और लाभ का योग भाग्य भाव में व्यक्ति को अकूत संपत्ति का मालिक, गंभीर काम करने वाला और बड़े बड़े धन का लेन देन करने वाला बना देते हैं। मोटी रकम का वो अधिकारी होता है और मोटी रकम का काम करता है। वो करोड़पति आसानी से बन जाता है, उसको करोड़पति बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, और निस्संदेह उसके पास एक अच्छा खासा बजट भी बना रहता है, क्योंकि धन और लाभ व्यक्ति को व्यापार से, व्यक्ति को कारोबार से निश्चित रूप से हमेशा ही श्रेष्ठ जीवन जीने वाला बना देंगे। ये इतनी बात। अब इनकी कुंडली में आपको मैं थोड़ी सी ऐसी चीज़ें बताता हूँ, जैसे लग्न कर्क का बना है और शुक्र लाभेश धन भाव के अधिपति के संग उच्च के, ये व्यक्ति को जल्दबाजी से और बहुत ही सही निर्णय लेने वाला बनाएंगे। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इस कुंडली में ठीक होगी। चंद्रमा से गुरु का केंद्र में आना गज केसरी योग का निर्माण करेगा, पर उन पे 2-2, 3-3 पापक ग्रहों के प्रभाव के कारण उसकी कमजोरी भी देखने को मिलेगी। योग कारक ग्रह की नीच दृष्टि लग्न पे जा रही है, इस वजह से हमें निस्संदेह अपने व्यक्तित्व पे और अपने निजी काम के लिए, जो आपका डेली काम है, जिसमें व्यापार नहीं है, जिसमें आपका कारोबार नहीं है,
उससे संबंधित किसी भी निर्णय के लिए अपने दाम्पत्य में अपनी पत्नी और अपने बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। जैसे उदाहरण देता हूँ, कपड़े कौन से पहनने हैं और पार्टी में कौन सा कपड़ा पहन के जाना है, इसमें हो सके तो आप अपने निजी राय को मत रखिए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को इसमें ध्यान रखने की बात है। जन्म कुंडली में धनेश का उच्च के ग्रह के साथ बैठना ये चीज़ ठीक होगी, पर ये व्यक्ति उतना ही कई बार काम कर पाता है पूजा पाठ जितनी उसको आवश्यकता है, या कई बार सिर्फ उतने ही हाथ जोड़ करके काम चलाने वाले भावों में ये बात चली जाती है। मंगल दशमेश होकर के दशम में और गुरु से दृष्ट, ये व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति अपना सामान और अपनी बात आसानी से किसी भी तक पहुंचा लेता है और एक सिद्ध व्यापारी और उच्च कोटि का व्यापारी सिद्ध हो जाता है। पराक्रमेश का अष्टम में जाना ठीक नहीं होगा, जिसके कारण कई बार छोटे भाई बहनों से संबंध और कई बार मेहनत करने की प्राबल्यता बढ़ जाती है। और उस पराक्रमेश के ऊपर गुरु की दृष्टि पर पराक्रमेश राहु के संग व्यक्ति को बहुत जबरदस्त मेहनत करने वाला बना देंगे, क्योंकि पराक्रम भाव पे सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। ये दोनों ही यहाँ के लिए बहुत अच्छे नहीं दृष्टि डाल रहे हैं, पर इस भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि उसको जबरदस्त मेहनत करने के लिए मजबूर और विवश करने वाला बना देंगे। चतुर्थ भाव के अधिपति का एकादशवें या नवम में जाना माता से, माता पिता का आशीर्वाद और निसंदेह व्यक्ति व्यापारिक होता है। मैंने इस पे अपने सूत्र बताए थे कि गुरु अगर तुला में बैठे हों तो व्यक्ति व्यापारी बनता है और सिद्ध कोटि का व्यापारी बनता है। अगर वो गुरु वक्री नहीं होते तो इस कुंडली को और भी ज़्यादा पेशेंसफुल बना दिए होते, या फिर उतना और भी ज़्यादा दे देते जितना व्यक्ति के पास है। इससे चौगुना व्यक्ति को मिल सकता था अगर गुरु वक्री होकर के तीसरे भाव से प्रभावित नहीं होते तो। पंचमेश बहुत बढ़िया, और यहाँ पे शनि का नीच भंग जबरदस्त और अच्छे तरीके वाला हो रहा है। अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के गुरु से दृष्ट, ये पराक्रम करने के लिए विवश करने का योग होगा। धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, पर शुक्र के संग बैठे हैं। ये व्यक्ति को अच्छे खासे धन का मालिक बना देता है, विशेषतया सूर्य और शुक्र की दशा में। छठवें भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, ये व्यक्ति को सरकारी टेंडर लेना, सरकार के सहयोग से सरकारी काम और माता को रुग्ण बनाने के साथ साथ मामा से फायदेमंद लाभ के योग बना देते हैं। मामा फायदेमंद होते हैं, मामा का पक्ष अच्छा होता है, माता का पक्ष थोड़ा रुग्ण होता है। अष्टम भाव से पहले सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति होकर के शनि नीच के हैं। गुरु इस भाव से केंद्र में, इस भाव का अधिपति पापग्रह होकर के केंद्र में, इस भाव की कमजोरी पर वापस घूम करके इस भाव को देखने से दाम्पत्य में थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ किसी एक चीज़ की आपूर्ति नहीं होती, या कमज़ोर होता है या देर होता है, जिसके कारण व्यक्ति को दिक्कत होती है। कई बार उसे आप गर्भाधान के बारे में भी कह सकते हैं, क्योंकि पंचमेश के ऊपर शनि का प्रभाव और पंचम भाव पे मंगल जैसे पापग्रह की दृष्टि, लेकिन ये अपने ही भाव के अधिपति हैं, अपने को देख रहे हैं। और इस भाव से चतुर्थ भाव में बुध राहु, और इस भाव से 4 घर पीछे वाला भाव खाली, और इस भाव पे किसी भी प्रकार से कोई शुभ ग्रह दूसरा नहीं देख रहा है। इस भाव के अधिपति शनि के संग बैठे और मंगल जन्म कुंडली में इसे देख रहे हैं, इस वजह से देर से ही सही पर संतति अवश्य मिल जाती है। पंचम भाव के अधिपति मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है, इस वजह से एक सिद्ध कोटि का अच्छा दाम्पत्य बिताने के साथ साथ, प्रेम अच्छा मिलने के साथ साथ, पिता माता का आशीर्वाद मिलने के साथ साथ, पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ व्यक्ति श्रेष्ठ प्रकार का संतति का मालिक बनता है। नवम भाव के अधिपति चतुर्थ में गए, ये माता पिता की सेवा अच्छे तरीके से व्यक्ति करता है और उनके प्रति निराशा का भाव नहीं रखता है। उनके प्रति हमेशा ही ईश्वरीय प्रभावों को समझने वाला और उनके प्रति आस्था का भाव प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त धर्म भाव कंफ्यूज होता है, तो कई बार वो कार्मिक हो जाता है। पूजा पाठ करता है, ऐसा नहीं है, पर वो सूर्य के कारण पूजा पाठ में और धर्मशास्त्र को समझने की स्थिति शुक्र के कारण हो रही है। नवम भाव आपकी कुंडली में ठीक बैठा है, अगर यहाँ लाभेश नहीं बैठे होते तो ये और भी गड़बड़ हो जाती। पर नवम भाव के अधिपति तुला राशि में शत्रु के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। दो परम शत्रु ग्रह, ध्यान से समझिएगा, दो परम शत्रु ग्रह अगर आपस में स्थान परिवर्तन कर देते हैं तो ये परम मित्र हो जाते हैं, और यहाँ व्यक्ति को चल अचल संपत्ति से योग बना करके अपने
क्षेत्र में प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठापन्न होता है। बड़े बड़े शहरों में घूमने वाला, घूम करके स्वच्छंद निर्णय लेने वाला, कई लोगों के संपर्क में रहने वाला और सभी लोगों से आदर पाने वाला भी होता है। और धन का लेन देन बड़ा और गंभीर होता है। ये बात गुरु और शुक्र की दशाओं में लागू होगी। दशम भाव के अधिपति ठीक, एकादशवें भाव के अधिपति ठीक हैं, 12वें भाव के अधिपति आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में बैठे हैं अष्टम भाव में। ये विपरीत राजयोग बनेगा, बुध के कारण विपरीत राजयोग बनेगा, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को कोर्ट केस कचहरी में न फंसना पड़े। वाणी का प्रभाव और दाम्पत्य का संपूर्ण सुख मिलते मिलते कई बार उसका आउटपुट नहीं मिलता है, चाहे संतति के मामले में कहें या कई बार उनके प्रति व्यय के मामले में कहें। किसी भी भाव को आपकी कुंडली में पापकर्त्री वगैरह नहीं लगा है, लग्नेश लग्न में बैठे हैं, गुरु से केंद्र में बैठे हैं, सप्तम स्थान का अधिपति सप्तम भाव को देख करके सप्तम भाव को बली बना रहा है। उसके अतिरिक्त गुरु और शुक्र का महान परिवर्तन योग इस कुंडली को धनवान और धनाढ्य बना रहा है। पंचम भाव के अधिपति पंचमेश इस कुंडली के कारक होते हैं। एकमात्र ग्रह इस कुंडली का कारक मंगल होगा। ये बात मैंने बताई कि गुरु क्यों कारक नहीं होते, बुध क्यों कारक नहीं होते, शुक्र क्यों पापी होते हैं, सूर्य क्यों सहायक नहीं, प्रधान नहीं, पर साहचर्य के नियम के आधार पर मार्केश हो जाते हैं। ये सारी बातें मैंने कहा। अब नक्षत्रों की बात करते हैं। सबसे पहले बात सूर्य की करते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पे आपकी कुंडली धनवान और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा धन अर्जित करेगी। सूर्य की दशा आपकी कुंडली में निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। हालांकि ये सूर्य और चंद्रमा का जो प्रभाव है आपकी कुंडली में वो कमजोर और मृतप्राय होने के कारण आपकी कुंडली के बाकी के अन्य ग्रहों के प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं और उनके संपूर्ण परिणाम को प्राप्त कराने में आपकी दूरी बढ़ा रहे हैं। सूर्य की दशा आपकी कुंडली में भाग्य का सुख देने वाली और भाग्य के सुख के साथ सूर्य की दशा में धन की प्राप्ति होगी। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो भी शुभग्रह होते हैं, लग्नेश हैं, लग्न में बैठे हैं पर मृतप्राय हैं और इनकी दशा आपकी कुंडली के लिए मानसिक संतुलन और शांति के साथ बीतेगी और निस्संदेह इसमें थोड़ा धन कम आ सकता है। मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। वो ग्रह 100% आपकी कुंडली में नक्षत्र के हिसाब से भी वो धनवान और एनर्जेटिक बनाता है। लाइटिंग बहुत अच्छा व्यक्ति करता है। वो किसी भी चीज़ को सजात करके रखना चाहता है, सजावटी होता है और सत्य बोलने वाला होता है। अनुभव से युक्त बोलता है, कई बार चिकनी चुपड़ी बातें करेगा अपने काम को साधने के लिए। तो मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में अगर मैं देखूंगा तो मंगल की दशा आपकी कुंडली के लिए निस्संदेह बहुत अच्छी होगी। अंतर की भी बात करता हूं, अंतर दशा में भी मंगल की दशा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में कैसा है ये बता दूं तो बुध मजबूत नहीं है, इस वजह से संतति में दिक्कत होती है। बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में अगर कमजोरी हो जाती है या पंचमेश शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आ जाते हैं या केतु अगर जन्म कुंडली में बहुत अच्छे न बैठे हों तो कई बार व्यक्ति को हीन भावना से ग्रसित करते हैं और किसी न किसी चीज़ की कमी दे देते हैं। इस वजह से चतुर्थी का व्रत और गणेश जी की पूजा इस कुंडली को बलशाली बना सकती है। वैसे बुध की दशा आपकी कुंडली के लिए सामान्यतया थोड़े से कमजोरीपन के साथ बीतेगी। हालांकि इस कुंडली के लिए वो व्यय के कारक होकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कई बार ये आपको मानसिक परेशानी में रखने वाला भी बन सकते हैं क्योंकि नीचाभिलाषी हैं। ये बुध की बात थी। गुरु आपकी कुंडली में धनाढ्य, मेहनती, पर जितना मिलना चाहिए उतना ना दे करके 50% का परिणाम करेंगे। होते इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे हैं पर सस्टेस होने के कारण कई बार उन्हें रोग लग जाता है। पर फिर भी इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव होने के बाद, शनि मंगल राहु केतु से प्रभावित होने के बाद भी ये ग्रह आपको निश्चित रूप से देगा, पक्की बात है और ये गारंटी है क्योंकि इसकी दशाएं बाकी के ग्रह की जन्म कुंडली में ठीक हो रही हैं। हो सकता है कि चल अचल संपत्ति उस दशा में थोड़ा कम मिले पर ऐसा नहीं है। मानसिक शांति भले न मिले पर धन आता रहेगा, ये बात भी आपकी कुंडली में है। शुक्र आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको प्रैक्टिकलिज्म सिखा रहे हैं और कम से कम वो आपको अनूठा बना रहे हैं। लोगों में आपकी पहुंच अच्छी होती है, अच्छे और श्रेष्ठ लोगों से आपकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। शुक्र और शनि का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए 100% परिणामों के साथ आपकी दशा में ये दोनों ही ग्रह थोड़े कमजोर लेकिन परिणाम बड़े अच्छे देंगे, मतलब शुभ परिणाम इनसे भी हम आशा रख सकते हैं। पर सप्तम और अष्टम के अधिपति होकर के नीच के बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, गुरु को देख रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलते मिलते रह जाती है। उच्च शिक्षा का व्यक्ति अधिकारी होता है और उसको उच्च शिक्षा मिलती भी है, एजुकेटिव होता है और छोटी छोटी बातों पर दिमाग लगा करके अपना लाभ निकालने वाला होता है। इस कुंडली के लिए अंक 4 और 7 बहुत अच्छा रहे। इस कुंडली के लिए दिशा पश्चिम और उत्तर बहुत अच्छी रहे। इस कुंडली के लिए
राशियां वृश्चिक और मीन के साथ साथ वृषभ बहुत अच्छी रहें। इस कुंडली के लिए झगड़ा ना करें मेष, सिंह और धनु वालों से। इस कुंडली के लिए अभी की जो वर्तमान दशा चल रही है उसके आधार पर मैं ये बात कहूँ तो अभी बहुत अच्छे ग्रह की दशा तो नहीं चल रही है। ये ग्रह आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहा है, जीवन से बहुत ज़्यादा चाह रहा है और आपकी मेहनत भी बढ़ा रहा है। पर ये दशा मैंने जो बात कही ये आपको 100% परिणाम कर रही है। इस दशा काल में किया गया कृत्य आपको इसी दशा काल में भुगवाएगा और मेहनत भी करवाएगा और परिणाम भी देगा। इस कुंडली को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी की चीज़ें मैं शाम के कार्यक्रम में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।